हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने शुरू किया है बिहार बोर्ड और क्लास 8 की हम लोग बात करेंगे। कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आपका जो विषय है वो है भूगोल, और भूगोल में हम जिस पुस्तक को पढ़ते हैं वो है हमारी दुनिया। हमारी दुनिया का आज हम लोग करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, और उसकी जो यूनिट है यूनिट नंबर 1 घ। यूनिट नंबर 1 घ का नाम है ऊर्जा संसाधन। तो आइए आज करते हैं ऊर्जा संसाधन की चर्चा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको सभी प्रकार के वीडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता है। आप चाहे तो हमारी वेबसाइट मैग्नेट ब्रेन्स पे जाकर के या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इन सभी वीडियो का बिल्कुल मुफ्त में लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए चर्चा करते हैं हमारे इस यूनिट नंबर 1 घ के बारे में। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऊर्जा मतलब क्या होता है, ऊर्जा संसाधन का मतलब क्या होता है। ऊर्जा संसाधन का मतलब होता है कि वह संसाधन जिनके उपयोग से हमें किसी भी प्रकार की ऊर्जा मिलती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालते हो तो पेट्रोल डालने से क्या होता है, आपकी गाड़ी पेट्रोल से चलती है, बिना पेट्रोल के नहीं चल सकती है। तो पेट्रोल एक ऊर्जा संसाधन है। अगर मैं आपसे ऐसा कहूँ कि घर के छत पर सोलर पैनल लगा देने से आपके घर की लाइट चल सकती है, तो आपके घर की ऊर्जा जो खपत हो रही है वो किससे हो रही है, वो आपकी सोलर पैनल से हो। तो सौर ऊर्जा एक संसाधन है। तो कुल मिलाकर के हर वो चीज़, हर वो प्राकृतिक चीज़ जिससे आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है वो ऊर्जा संसाधन कहलाएगा। इसे दोस्तों शक्ति संसाधन के नाम से भी जानते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं, एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि ऊर्जा संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो ऊर्जा संसाधन होता है परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन ये दो तरीके के होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन क्या होता है, अब इसको समझने की जरूरत है कि भाई परंपरागत का मतलब क्या होता है। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करें तो ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत का मतलब होता है ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत होते हैं। अनवीकरणीय का मतलब होता है जिनके भंडार सीमित है और ये नवीकरणीय नहीं हो सकते, मतलब बहुत लंबे समय तक ये रहेंगे नहीं, जल्द ही खत्म हो सकते हैं क्योंकि इनके भंडार भी क्या है, सीमित है। तो जिनके भंडार सीमित है और जो अनवीकरणीय संसाधन है जिन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता और लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं, जो लंबे समय से सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं और जिनके भंडार काफ़ी सीमित है, उन्हें ऊर्जा के परंपरागत संसाधन के नाम से जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ईंधन और जीवाश्म एक परंपरागत संसाधन है। ईंधन और जीवाश्म परंपरागत संसाधन है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूँ कि कोयला जो है वो एक परंपरागत संसाधन है। जैसे मैं आपसे कहूँ कि पेट्रोलियम एक परंपरागत संसाधन है। तो पेट्रोलियम और कोयला ये दोनों क्या है, परंपरागत संसाधनों में से एक है। तो पेट्रोलियम और कोयला दोनों परंपरागत संसाधन हैं। तो ईंधन एवं जीवाश्म जो सब साधन होते हैं वो परंपरागत साधन के उदाहरण है। अभी हम लोग आगे और भी समझेंगे कि गैर परंपरागत क्या होते हैं। पहले हम लोग परंपरागत का पूरा गहन अध्ययन कर लेते हैं। तो ईंधन क्या होता है, सबसे पहली बात कि ईंधन क्या होता है। तो ईंधन जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं। अच्छा, ईंधन की बात करें तो ईंधन हम लोग ईंधन जो होता है वो लकड़ी का जो इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, ये सब ईंधन में आता है। तो पकाने, खाना पकाने या ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग होता है। ईंधन क्या होता है, ईंधन खाना पकाने और ऊष्मा प्राप्त करने के लिए व्यापक पैमाने पर उपयोग होता है। हमारे देश के ग्रामीणों द्वारा उपयोग की गई 50% से भी अधिक ऊर्जा ईंधन से प्राप्त होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर लोग इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं। जंगलों से लकड़ियाँ बटोर के लाते हैं और उन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल घर का खाना पकाने के लिए करते हैं। ज़्यादातर आदिवासी जनजातियाँ भी इसी प्रकार से अपना घर का कामकाज करती हैं। हालांकि सरकार के प्रयासों से उज्ज्वला योजना के द्वारा घर घर पर गैस सिलेंडरों की उपलब्धता करा दी गई, लेकिन फिर भी अभी भी भारत में बहुत सारे लोग जो हैं अभी भी ईंधन का उपयोग करते हैं। लाभ क्या है ईंधन के और हानियाँ क्या है ये भी समझ लेते हैं। अगर ईंधन मान लो आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हो तो बहुत आसानी से आपको वो ईंधन मिल जाता है। वो लकड़ी जो है, सूखी लकड़ी जिसको इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत आसानी से मिल जाती है। इसलिए पहला लाभ क्या है, सुप्राप्य लाभ, आसानी से प्राप्त हो जाती है, सुप्राप्य होना। दूसरा लाभ है बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करती है, मतलब इसका उपयोग बहुत सारे लोग, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है ना,
जिस चीज़ का पैसा नहीं लगेगा उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे भी। तो बहुसंख्यक लोगों को ऊर्जा प्रदान करती हैं लकड़ी तोड़ करके, लकड़ी काट करके जलाना, तो ये बहुत लोग कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग करेंगे तो उनको फ़ायदा भी मिलेगा, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट, प्रकृति हमसे कभी पैसा नहीं मांगती। हानि क्या क्या है? देखिए, लाभ तो 2 हो गए, लेकिन हानियां ज़्यादा है। हानि है संग्रहण में अधिक समय लगता है। आपको पता है कि बहुत सारी गृहिणियां, बहुत सारी महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की, वो सुबह से जाके आज जाती है और शाम तक खाली लकड़ियाँ ही बटोर के लाती नहीं, पूरा दिन का जो उनका काम रहता है रूटीन, वो केवल लकड़ी बटोरना रहता है ताकि घर का शाम का खाना बन जाए। तो सुबह का खाना बना के जब जंगल में निकलती हैं तो लकड़ियाँ बटोर के लाती है, तो काफ़ी समय लगता है इकट्ठा करने में। तो संग्रहण में अधिक समय उपयोग होता है। समय का उपयोग क्या कर सकते, समय का दुरुपयोग ही हो रहा है वो तो। प्रदूषण फैलता है क्योंकि लकड़ी को जलाने से या जो भी चीज़ें जो हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, खासकर लकड़ी ही होती है, उसको जलाने से धुआं भी निकलता है, जिससे प्रदूषण तो फैलता ही है। तो वायु प्रदूषण होता है ईंधन के रूप में। हरित गृह प्रभाव में वृद्धि करता है। देखिए, अगर आप ईंधन जलाते हो तो उसमें कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ज़्यादा जनरेट होगी। कार्बन की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? कार्बन की मात्रा बढ़ने से होगा, जब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी तो सूर्य से आने वाली किरणों को ज़्यादा अवशोषित करेगी, और सूर्य से आने वाली किरणों को ज़्यादा अवशोषित करेगी तो जाहिर सी बात है कि वातावरण का जो हमारा जो वायुमंडल है उसका तापमान इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। और इसी को बोलते हैं हम लोग हरित गृह प्रभाव में या हरित प्रभाव में वृद्धि, इसको बोलते हैं। हरित प्रभाव में धीरे धीरे वृद्धि होना शुरू हो जाती है। निर्वनीकरण की बात करें, निर्वनीकरण का मतलब होता है निर्वन, मतलब वनों को काटना। धीरे धीरे अगर वन काट रहे हैं, अगर आप जलाऊ लकड़ी लाने के लिए, ईंधन के लिए लगातार ही जंगल काट रहे हैं तो वन खत्म होना शुरू हो जाएंगे। तो एक वनों का सबसे बड़ा नुकसान है कि वन खत्म होते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ईंधन हो सकता है एक साधन है, ऊर्जा संसाधन है, लेकिन ईंधन का उपयोग, एक लकड़ी का उपयोग जलाने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके जितने लाभ है उससे ज़्यादा हानियाँ हैं। अगर किसी चीज़ के लाभ से ज़्यादा हानियाँ होती हैं तो ये इसमें समझदारी इसी में है कि उसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपसे पूछा जाए कि ईंधन का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है तो आपका उत्तर यहाँ आपके सामने मिलेगा आपको। जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं अब। जीवाश्म ईंधन क्या होता है? जीवाश्म ईंधन की बात करें तो उसमें मैं 2 नाम बोलना चाहूँगा, नंबर 1 कोयला और नंबर 2 पेट्रोलियम। इसके अलावा आपने प्राकृतिक गैस का नाम भी सुना होगा। ये कैसे बनते हैं? आखिर आपने कभी गौर किया है? जो पेट्रोल हम लोग गाड़ियों में डालते हैं, जो डीजल हम लोग गाड़ियों में डालते हैं, या जो कोयला जिससे बिजली बनती है, ये कोयला आखिर आता कहाँ से है? तो मैं आपको बता दूं, ज़मीन से अंदर खोद करके निकाला जाता है, यानी ज़मीन के अंदर दफन होता है कोयला। तो फिर पेट्रोलियम कहाँ होता है? पेट्रोलियम भी ज़मीन के अंदर ही दफन होता है। लाखों करोड़ों साल पहले करोड़ों मात्रा इतनी थी, करोड़ों मात्रा में पेड़ पौधे और जीव जंतु दफन हो गए थे अंदर, और उन्हीं पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की वजह से आज हमें पेट्रोलियम और कोयला मिलता है। दोस्तों, आपको पता है कि जब कोई पेड़ पौधे ज़मीन के अंदर धंस जाते हैं और उसके ऊपर 20 मीटर ऊंची परत जम जाती है मिट्टी की, तो उससे सालों में कोयला बन जाता है। हज़ारों साल लगते हैं हालांकि उस प्रक्रिया में। लेकिन अगर पेड़ पौधे 20 मीटर की ओर से और गहराई में अगर दब जाते हैं तो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर उससे भी ज़्यादा अंदर, बहुत अधिक गहराई में आपको ये पेड़ पौधे या जीव जंतु दबे हुए मिलेंगे तो प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी में, जो सीएनजी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नेचुरल गैस, उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये तीनों जो जीवाश्म है ये कहाँ से मिलते हैं? यानी हम जो पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं वो किसी न किसी जीवों का या पेड़ पौधों का त्याग था करोड़ों लाखों साल पहले हमारे लिए, जिसे आज हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए हमें इसका कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में नहीं है, जल्द ही ख़त्म हो सकते हैं। तो जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है, ज़रा इसको समझ लेते हैं। पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहे और ताप तथा दाब के प्रभाव में, अब धरती के अंदर दबेगा तो धरती के अंदर जाने पर वैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है और प्रेशर बढ़ता है। मैं आपको बता दूं कि हमारी जो धरती है ये अंदर से अलग अलग लेयर में बटी हुई है, 3 लेयर में बटी हुई है। धरती अलग अलग 3 लेयर में बटी हुई है। सबसे ऊपर ये लेयर जो होती है इसको हम लोग भूपर्पटी बोलते हैं, ये आप सब जानते ही हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भूपर्पटी बोलते हैं। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है, दूसरे नंबर वाली लेयर जो होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल। तो जो दूसरी लेयर है हमारी, उसको हमने क्या बोला? उसको बोलते हैं मेंटल। इसको तो बोलते हैं पहली वाली को भूपर्पटी, और जो दूसरी वाली लेयर होती है इसको हमने नाम दिया है मेंटल। हमने मतलब वैज्ञानिकों ने नाम दिया है मेंटल, जिसमें लावा मिलता है। आपको लावा का नाम तो आपने सुना ही होगा, ये मेंटल में होता है। और सबसे अंदर वाली जो परत होती है इसको हम लोग बोलते हैं कोर। दोस्तों, जैसे जैसे हम लोग गहराई में जाते हैं ना, अंदर जाते हैं, वैसे ही क्या होता है? तापमान बढ़ता है।
ताप यानी टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है, दाब बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, पी भी बढ़ेगा, और घनत्व भी बढ़ता है, घनत्व यानी डेंसिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना कि पृथ्वी में ऊपर से नीचे गहराई पर जाने पर क्या क्या चीज़ बढ़ती है। तो तापमान बढ़ता है, दाब बढ़ता है, घनत्व बढ़ता है, लेकिन एक ही चीज़ घटती है, वो है आपका वॉल्यूम। धीरे धीरे कम हो जाता है, वॉल्यूम कम होता है, वॉल्यूम घटता है। तो जीवाश्म में कौन कौन से जीवाश्म ईंधन होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, क्योंकि यही मतलब कहने का मतलब यही था कि जब दाब और ताप बढ़ेगा तो दाब और ताप के प्रभाव में क्या होता है, जीवाश्म जो हैं, जितने भी जीव जंतु मरे हैं, जितने भी जीव जंतु उसमें दफन हो गए हैं, पेड़ पौधे दफन हो गए, वो ताप और दाब के परिवर्तन की वजह से जीवाश्म बदल जाते हैं, और इसी जीवाश्म ईंधन को हम लोग कोयला, पेट्रोलियम कहते हैं। इसमें जल विद्युत नहीं आता है, इसमें कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस ही आते हैं। तो ये आप समझिएगा, ये समझने वाली बात है। अब आगे बढ़ते हैं। कोयले के बारे में समझते हैं कि परंपरागत जो ऊर्जा संसाधन है उसमें सबसे बड़ा जो ऊर्जा संसाधन हमारा है वो कोयला है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जिस बिजली को आप घर में इस्तेमाल कर रहे हैं वो किसी न किसी कोयले से आ रही है। कोयले से ही आपके पावर प्लांट चलते हैं, जिसको हम लोग थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं, ताप विद्युत गृह बोलते हैं। तो कोयले के जलने से ही आपको मिलता है। लाखों वर्ष पूर्व फर्न और पौधे, लाखों वर्ष पहले जो पेड़ पौधों के दफन होने से, अंदर दफन होने से बना है, वो है आपका कोयला। और इसे अंतर्निहित धूप के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका नाम रखा गया है। कोयले से प्राप्त विद्युत ऊर्जा को तापी ऊर्जा कहते हैं। जो ऊर्जा हमें कोयले से मिलती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तापी ऊर्जा के नाम से जानते हैं। तो तापी ऊर्जा क्या होती है, जो कोयला की ऊर्जा होती है। और कोयला अभी हमारा देश में काफ़ी मात्रा में है, फिलहाल तो 300 सालों तक हो रह सकता है, ऐसा एक एजम्पशन है कि, लेकिन फिर भी कोयला कभी तो ख़त्म होगा। दुनिया में बहुत सारे देशों में कोयला है। आइए समझते हैं कहाँ कहाँ पर, और कोयले का इस्तेमाल कहाँ होता है। कोयले का उपयोग लौह इस्पात उद्योग में होता है, भाप के इंजन चलाने में होता है, और जल विद्युत का उत्पादन करने में होता है। तो कोयले का जो उपयोग है वो इन 3 मेजर चीज़ों में होता है। उसके अलावा कोयले के प्रमुख उत्पादक देशों की बात करें तो वो है चाइना। चाइना दुनिया में सबसे ज़्यादा कोयले का उत्पादन करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोयला उसी के पास सबसे ज़्यादा है। एक चीज़ दिमाग में आप क्लियर रख लें कि जो देश सबसे ज़्यादा उत्पादकता कर रहा है किसी चीज़ का, ज़रूरी नहीं कि उसके पास भंडारण भी बहुत ज़्यादा हो। कोयले का सबसे ज़्यादा भंडारण उसके पास में नहीं है, वो तो रशिया और कनाडा के पास में काफ़ी ज़्यादा रखा हुआ है, लेकिन उत्पादन की दर जो है वो चाइना की ज़्यादा है। यूएसए भी कोयले का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करता है। उसके अलावा जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस जैसे देशों में भी कोयले का काफ़ी मात्रा में उत्पादन होता है। भारत भी इन अग्रणी देशों में से एक ही है। हमारे पास भी कोयले का बहुत ज़्यादा भंडार तो काफ़ी है, हम उत्पादन भी बहुत मात्रा में करते हैं, यहाँ तक कि हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो अगर भारत की बात करें तो भारत में पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बार कोयले की खदान खोली गई थी। यह प्रथम कोयला खदान थी जिसका नाम था रानीगंज। प्रथम कोयला खदान, क्या नाम है उसका, रानीगंज सबसे पहले कोयला की खदान थी जो पश्चिम बंगाल में खोली गई थी। और उसके अलावा सरिया, धनबाद और बोकारो, ये झारखंड में स्थित है। तो झारखंड राज्य में स्थित है सरिया, बोकारो और धनबाद। झारखंड में काफ़ी मात्रा में कोयला मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है, मध्य प्रदेश के सिंगरौली में सबसे बड़ी कोयले की परत मिली है। तो भारत में बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पर कोयला प्राप्त होता है। तो इंडिया में ही नहीं, दुनिया में भी कोयला मिलता है, ये भी हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि कोयले से क्या लाभ होता है और क्या हानि होती है, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ अगर लाभ है तो कुछ हानि जरूर होती है। तो दोनों चीज़ समझनी पड़ेगी, और लाभ और हानि पढ़ने के पश्चात हम लोग परिणाम बताएंगे कि भाई क्या वाकई में कोयले का उपयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई लाभ कितना हो रहा है, हानि कितनी हो रही है। देखते हैं, लाभ की बात करें तो विस्तृत रूप में उपलब्ध है। अभी हमारे पास विस्तृत रूप में उपलब्ध है, अलग अलग जगहों पर उपलब्ध है। दूसरा, विद्युत रूपांतरण के लिए उपयोग है, यानी विद्युत ऊर्जा के लिए उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त विद्युत निकालने के लिए कोयला ही होता है। बाकी जगह आपको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, मतलब कोई तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन साधारण तरीका सबसे अच्छा है कि वो कोयले की ऊर्जा से निकल जाता है। हानि की बात करें तो प्रदूषण का स्रोत है, इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रदूषण होता है। कोयला जलता है तो जाहिर सी बात है धुआं निकालता है, और धुआं निकालता है कार्बन उत्सर्जित करता है। तो कार्बन उत्सर्जित करेगा तो दोस्तों ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, वैश्विक तापन बढ़ेगा, जिससे बहुत सारा नुकसान हो सकता है जलवायु को। परिवहन के लिए भारी होता है। देखिए कोयला क्या होता है,
कोयला को परिवहन के लिए यहाँ से वहाँ तक ले जाना होता है। अब कोयला क्या होता है, अगर भारी चीज़ है तो इसको एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाएंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। भारी होने की वजह से परिवहन में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो परिवहन के लिए कोयला सबसे नुकसानदायक हो सकता है। अगर कोयला की जगह को प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोलियम हो तो अलग चीज़ हो जाती है। तो लाभ और हानि हमने दोनों समझ ली। तो फिलहाल तो अगर इसका कोई सब्स्टिट्यूट यानी कोई हमें दूसरी चीज़ मिल जाती है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अगर कोयला का कोई दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं मिला तो कोयला ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, क्योंकि इसका कॉस्टिंग बढ़ जाता है परिवहन से। बात करते हैं आगे, हम लोग अगली बात करते हैं पेट्रोलियम के बारे में। तो बात करते हैं पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम भी एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन है और ये जीवाश्म ऊर्जा का सबसे अच्छा एक उदाहरण इसको मानते हैं। तो पेट्रोलियम शब्द का मतलब क्या होता है, लैटिन भाषा से निकला है। सबसे पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। लैटिन भाषा में पेट्रो प्लस ओलियम से निकला, ओलियम से बना है। तो लैटिन भाषा के साथ पेट्रा और ओलियम से बना है, इसी वजह से इसका नाम क्या रख दिया, पेट्रोलियम रख दिया गया है। और पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, पेट्रोलियम पाया जाता है शेलों की परतों के मध्य। शेल मतलब होता है चट्टान, चट्टान की परतों के बीच में दबा हुआ मिलता है आपको, और कीचड़ के फॉर्म में, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, कच्चे तेल के रूप में मिलता है। तो यहाँ पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा। फिर होता क्या है, इस पेट्रोलियम का वेधन किया जाता है। वेधन का मतलब होता है शोधन करना, इसको शुद्ध करना। अपतटीय और तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया जाता है। अपतटीय और तटीय क्षेत्र क्या होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत है आपका, भारत का नक्शा में साउथ इंडिया का बना देता हूँ, ये साउथ इंडिया का भारत का नक्शा है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोल जो निकलता है वो निकलता है आपका बम्बई में। बम्बई के पास में यहाँ पर एक जगह जिसका नाम है बॉम्बे हाई। बॉम्बे हाई नाम की जगह से निकलता है। ये थोड़ा सा कुछ किलोमीटर दूर यहाँ पर समुद्र के बीच में है। तो ये समुद्र के बीच में अगर कोई तेल क्षेत्र है तो इसको हम लोग बोलते हैं अपतटीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, अपतटीय क्षेत्र। ये ध्यान रखना, शब्द बहुत कीमती शब्द है। और अगर मान लो कि पेट्रोलियम का कोई क्षेत्र यहीं पर है तट पर, तो इसको बोलते हैं तटीय क्षेत्र। तो अपतटीय क्षेत्र और तटीय क्षेत्र आ गया। इसका वेधन कहाँ होता है, अपतटीय व तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों में किया। वेधन का मतलब वो अंदर से निकालना, शोधन का मतलब शुद्ध करना, ये ध्यान रखना। वेधन मतलब अंदर से गहराई से उसको निकालना वेधन होगा, इसको प्रवेधन भी बोलते हैं हम लोग। और शोधन का मतलब होता है शुद्ध करना, ठीक है। तो शुद्ध करने के लिए तो हम लोग परिष्करणशाला में ले जाते हैं इसको। अब ये जो अपरिष्कृत पेट्रोलियम होता है, अपरिष्कृत पेट्रोलियम का हमने नाम क्या, जो नाम हम लोग बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, अपरिष्कृत पेट्रोलियम का नाम होता है क्रूड ऑयल। तो जो क्रूड ऑयल होता है आपका, इसी क्रूड ऑयल को हम लोग कहाँ ले जाते हैं, प्रक्रमण के लिए, मतलब शुद्धता के लिए परिष्करणशाला में ले जाया जाता है। परिष्करणशाला को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिफाइनरी। ये शब्द भी मैं लिख देता हूँ, रिफाइनरी में ले जाया जाता है। रिफाइनरी में ले जाया जाता है। रिफाइनरी में होता है, इससे डीजल बनता है, इससे पेट्रोल बनता है, इससे मिट्टी का तेल जिसे केरोसिन बोलते हैं वो बनता है, मोम बनती है, प्लास्टिक बनता है, स्नेहक बनते हैं। स्नेहक मतलब जो कि जिसको हम बोल सकते हैं ऑयल वगैरह हो गया है या ग्रीस वगैरह हो गया, वो सब इससे बनते हैं। तो ये स्नेहक, ग्रीस वगैरह जितनी भी चीज़ें सब इससे बनती है। तो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ा एक ऐसा है कि उससे इतने सारे संसाधन बनते हैं, सारे के सारे कीमती है दोस्तों। एक भी ऐसा नहीं जो सस्ता होता है। पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल सब तो महंगे होते हैं, सारे के सारे ईंधन सब काम करते हैं और पेट्रोल उसमें सबसे महंगा है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। और इसे काला सोना भी कहते हैं, ब्लैक गोल्ड के नाम से जानते हैं पेट्रोलियम को। ये ध्यान रखना, काला सोना किसे कहते हैं, तो काला सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। आइए समझते हैं कि भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ मिलता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि भारत में पेट्रोलियम जो मिलता है वो सबसे ज़्यादा बॉम्बे हाई में मिलता है। तो क्या बॉम्बे हाई ही वो है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलता है? तो भारत में और भी जगह है दोस्तों, उसकी बात कर लेता हूँ मैं आपसे। भारत में सबसे पहले पेट्रोल का जो कुआं खोदा गया था, प्रथम कुआं पेट्रोल के लिए खोदा गया था, वो खोदा गया था असम के डिगबोई में। तो असम के डिगबोई, नाहरकटिया वो जगह है जहाँ पर ये हुआ था। असम आपको दिख रहा है कहाँ पर, ये असम आपका यहाँ पर है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। यहाँ पर सबसे पहला कुआं खोदा गया था, उसका नाम क्या है, डिगबोई। डिगबोई में सबसे पहले खोदा गया था। उसके अलावा सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पेट्रोल का उत्पादन होता है वो बम्बई के पास में बॉम्बे हाई से होता है। इसका नाम क्या है, बॉम्बे हाई, यहाँ से होता है। इसके अलावा और देखा जाए तो इसके अलावा कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा पर भी मिलता है। तो कृष्णा और गोदावरी नदी की बात करें
तो गोदावरी नदी यहाँ से यहाँ जाती है और कृष्णा नदी जो है ये यहाँ से यहाँ जाती है। तो दोनों नदियाँ के डेल्टाई भाग, डेल्टा ये वाला, ये डेल्टा मतलब जहाँ नदियाँ गिरती है, ध्यान रखना जहाँ नदियाँ गिरती है उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा बोलते हैं। यानी दोनों डेल्टाई भाग में क्या होता है, यहाँ पर भी पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर भी क्या पाया जाता है, पेट्रोलियम पदार्थ। उसके अलावा गुजरात में भी मिलता है आपको, गुजरात के अंकलेश्वर नाम का एक जगह है, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो अंकलेश्वर में मिलता है, जामनगर, अंकलेश्वर हो गया, जामनगर हो गया, ये गुजरात के वो एरिया है जहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप मिलते हैं। तो ये इतनी जगह पर मिलता है, इसके अलावा बहुत कम पेट्रोलियम हमारे देश में है। सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, हाईएस्ट सबसे ज़्यादा होता है, अगर ज़्यादा लिखना है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है, बॉम्बे हाई में होता है, ये ध्यान रखना। और भारत 70 से 80% पेट्रोल जो है वो बाहर से मंगवाता है, हम केवल 21% के आसपास ही पेट्रोलियम को यहाँ पर उत्पादित कर सकते हैं, ज़्यादा हमारे पास उत्पादन यहाँ पर नहीं है। तीसरा जो हमारा परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हमारा जो जीवाश्म ईंधन है उसका नाम है प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस, जिसे आजकल हम लोग सीएनजी के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों हम लोग गाड़ियों में जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी सीएनजी भरवाते हैं वो प्राकृतिक गैस ही तो है। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है, जहाँ पर पेट्रोलियम के निक्षेप पाए जाते हैं, जहाँ पर पेट्रोल क्रूड ऑयल निकलता है उसकी थोड़ी और गहराई में जाओगे वहाँ पर आपको ये गैस दिखाई जो है मिल जाएगी और इसको ही शुद्ध करके निकाला जाता है और बाद में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। सीएनजी की बात करें, सीएनजी ही इसे बोलते हैं, एक्चुअल में नेचुरल गैस होता है, उसको कंप्रेस कर दिया मतलब उसको दबा करके सिलेंडर भर दिया जाता है, उसको सीएनजी बोलते हैं। एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है। अब पेट्रोलियम और कोयला से काफ़ी मात्रा में अच्छा होता है, काफ़ी हद तक गुणकारी इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि ये पर्यावरण हितैषी है, ये इतना नुकसान नहीं करता, ये पॉल्यूशन कम करता है, पेट्रोलियम से होता है, कोयला से सबसे ज़्यादा होता है। यह एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है क्योंकि पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में कम प्रदूषण करता है, ये काफ़ी कम धुआं निकालती है सीएनजी के जो जितने वाहन होते हैं वो। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधनों के रूप में किया जा सकता है और सरकार लगातार सीएनजी को लेकर काफ़ी अच्छा काम कर रही है। आपको पता है सीएनजी को लेकर सरकार पूरे देश में पाइपलाइन बिछा रही है ताकि सीएनजी का जो यातायात है वो सस्ता पड़ जाए, ताकि आपको सस्ते में सीएनजी प्रोवाइड की जाए। तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो दुनिया में और भारत में कहाँ कहाँ मिलती है, दुनिया को अगर नहीं भी रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भारत में कहाँ कहाँ मिलती है बहुत महत्वपूर्ण है। तो विश्व में इसका उत्पादन होता है कहाँ कहाँ पर, सबसे ज़्यादा रशिया में बहुत होती है, रशिया में होती है, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड, ये देश आपके सामने दिखे हुए हैं, रशिया, यूके, नॉर्वे और नीदरलैंड में होती है। इसके अलावा एक और देश है, हमारे देश का पड़ोसी देश है, उसका नाम है तुर्कमेनिस्तान। और तुर्कमेनिस्तान ये यहाँ पर, तुर्कमेनिस्तान इसके आसपास के मिलेगा, ये आपका पाकिस्तान या अफगानिस्तान और यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान। यहाँ पर भी अच्छी खासी मात्रा में नेचुरल गैस निकलती है। तुर्कमेनिस्तान से हमने क्या किया है, हमने उससे एक एग्रीमेंट साइन किया है और वहीं से सीधा पाइपलाइन के माध्यम से हम लोग जो है ये ला रहे हैं। तापी नाम की परियोजना है, इसका नाम क्या है, तापी परियोजना, तापी, इसे अंग्रेजी में TAPI कहते हैं, तापी। इसीलिए इसका नाम रखा गया क्योंकि त से तुर्कमेनिस्तान, अ से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान और आई से इंडिया, यानी तुर्कमेनिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रास्ते आते हुए यह पाइपलाइन इंडिया तक पहुंचेगी। चूँकि पाकिस्तानी सरकार का सही रवैया नहीं होने की वजह से अभी भी ये पाइपलाइन नहीं आ पाई है, लेकिन तुर्कमेनिस्तान ने तो हमें देने के लिए बिल्कुल एग्री कर लिया। अगर तुर्कमेनिस्तान ये दे देता तो हमें बहुत फ़ायदा मिलता है और ये फ़ायदा मिल सकता है आपको, जो पेट्रोल से आप परेशान हैं, उसके रेट से परेशान है, तो सीएनजी जैसे मार्केट में उतरेगी, अगर ये पाइपलाइन चालू हो गई तो बहुत सस्ते दाम में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। सरकार का काम तो सही है, इसमें सरकार को ये तो है कि सरकार अच्छा सोच रही है, लेकिन अगर वो एग्जीक्यूट हो तब ना। भारत में कहाँ का उत्पादन होता है ये बात कर रहे थे। भारत में राजस्थान में काफ़ी मात्रा में नेचुरल गैस यानी प्राकृतिक गैस के निक्षेप मिले हैं, जैसे जैसलमेर में मिला है। उसके अलावा कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा में भी आपको प्राकृतिक गैस के निक्षेप दिखाई देंगे। उसके अलावा त्रिपुरा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्र यानी मुंबई हाई में ज़्यादातर ये उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर ऑलरेडी पेट्रोलियम के निक्षेप हो, जैसे मुंबई के हाई में मिलता है, जैसे मुंबई के अलावा गोदावरी और कृष्णा डेल्टा में मिलता है, तो यहाँ पर ऑलरेडी पेट्रोल भी होता है, तो पेट्रोल और दोनों चीज़ें आपको यहाँ दिखाई देगी, इसलिए प्राकृतिक गैस जरूरी है।
अब बात कर देते हैं खनिज तेल और प्राकृतिक गैस दोनों के लाभ और हानि। खनिज तेल की अगर बात करें, अगर आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं लिख देता हूं, ये पेट्रोलियम की बात हो रही है, ठीक है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, दो चीजें आपके सामने ऑप्शन में है। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बीच में अगर हम लोग तुलना करें तो दोनों में से कौन बेहतर होगा, इसको हम लोग देखते हैं। लाभ और हानियां दोनों देखते हैं। देखिए दोनों की हानियां तो बराबर है लगभग, लेकिन लाभ अलग अलग हो सकते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं खनिज तेल के लाभ। खनिज तेल यानी पेट्रोलियम के लाभ ये कि आसानी से परिवहनीय, टैंकर के माध्यम से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। अगर इसकी लाभ की बात करें तो आसानी से परिवहनीय है और ये ज़्यादा अच्छे से हो पाइपलाइन के थ्रू। ये महंगा हो जाता है लेकिन ये सस्ता है। पेट्रो रसायन उद्योगों का आधार, जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज होती हैं, जो केमिकल्स बनाती हैं, उन उद्योगों का आधार है। मतलब वो उद्योग इसके बिना नहीं चल सकते, पेट्रोलियम के बिना। तेल और कोयले से अधिक स्वच्छ है। इसका लाभ क्या है, ये पेट्रोलियम से भी साफ सुथरी मतलब पर्यावरण हितैषी है, कम ये नुकसान करती है, पर्यावरण को प्रदूषण कम फैलाती है। और तेल से सस्ता है ये। तेल काफी क्या है, महंगा है। इसको महंगा लिख देता हूं मैं, काफी महंगा, अब तो और महंगा होते जा रहा है। तेल काफी महंगा है। तेल से मतलब पेट्रोलियम से। पेट्रोल काफी महंगा है और सीएनजी उससे सस्ती है, और सस्ती हो जाएगी पाइपलाइन चालू होने दो बस आप। हानियां क्या है, तेल अधिप्लावन एवं गैस रिसाव के कारण ऑक्सीजन का अवक्षय होता है। मतलब ये तेल अगर ज्यादा मात्रा में आ गया या गैस का रिसाव हो गया तो ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाती है। ऑक्सीजन का अवक्षय मतलब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है इसकी वजह से, अगर ज्यादा मात्रा में आई तो। निर्मुक्त प्रदूषण के कारण अम्ल वर्षा, इनसे जो प्रदूषण फैलता है कुछ हद तक इससे भी फैलता है, उससे भी फैलता है। तो तेल से और गैस से जो वाहन है, इनसे जो नाइट्रस ऑक्साइड और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, उससे अम्ल वर्षा होती है। ये ध्यान रखना, अम्ल वर्षा क्या होती है, वाहनों के निकलने वाले धुएं में मौजूदा विषैला पदार्थ जिसे नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड NOx और SO2 के नाम से जानते हैं, ये जब पहली बारिश के साथ वर्षा के बूंदों के साथ मिल जाती हैं गैसें, तो ये अम्ल वर्षा का कारण बनती है। इससे हिमालय क्षमा करें ताजमहल तक की खूबसूरती यहाँ पर धूमिल हो रही है। ये नुकसानदायक चीज़ है कहीं ना कहीं अम्ल वर्षा। नए ईंधन का अन्वेषण आसान नहीं। अगर हमें कोई नया ईंधन मिल जाता है, पेट्रोलियम में कोई नई जगह मिल जाती है जहाँ से पेट्रोलियम निकल रहा है, तो हमारे जो पुरानी रिफाइनरीज बनी हुई है वो वहीं के तेल को शोधित कर सकती हैं जो ऑलरेडी हम निकाल रहे थे। अब नई जगह के लिए नई मशीन चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। तो ये हानियाँ भी हैं इन पेट्रोल खनिज तेल की और प्राकृतिक गैस की। फिर भी प्राकृतिक गैस कुछ मायने में सस्ती हो जाती है, परिवहन में थोड़ी ज़्यादा आसान है। बात करते हैं हमारी लास्ट परंपरागत ऊर्जा स्रोत की, जो कि जीवाश्म तो नहीं है लेकिन परंपरागत ऊर्जा स्रोत जरूर कहेंगे इसको, और ये जल विद्युत कहलाती है। तो जल विद्युत की बात करें तो बांधों में वर्षा का जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिराने के लिए संग्रहित किया जाता है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बड़ा सा बांध बनाते हैं। बांध बनाया जाता है ताकि पानी को इकट्ठा करके जब बांध पानी छोड़ेंगे तो स्पीड से ऊपर से पानी गिरेगा और वो टरबाइन को घुमा देगा और इससे बिजली उत्पन्न हो जाएगी। यही तरीका है। पाइप के द्वारा यह जल नीचे टरबाइन पर गिरता है और टरबाइन घूमने लगता है और घूमते हुए ब्लेड जनरेटर में विद्युत उत्पन्न करते हैं। ये ब्लेड घूमते तो ब्लेड से जनरेटर लगा होता है, जनरेटर घूमता है और जनरेटर घूमेगा तो वो जनरेट करेगा। उसका नाम ही जनरेटर है। क्या जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा और वो विद्युत उत्पन्न करता है, जो विद्युत कहलाती है। बचा हुआ जल कृषि कार्य में उत्पन्न हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी से बिजली निकाल लिया आपने तो पानी की शक्ति खत्म हो जाएगी। बिजली पानी से निकाली नहीं, बिजली पानी ने बनाई है, वो तो क्रिएट की है। ये यहाँ इसको आप समझ सकते हो। ये देखो यहाँ से पानी सबसे पहले बांध यहाँ पर लगा और यहाँ से एकदम से आपने पानी यहाँ से निकाला। जैसे ये पानी बांध से छोड़ा आपने तो ये टरबाइन, देखो ये टरबाइन घूमेगा। टरबाइन घूमेगा तो टरबाइन से जुड़ा हुआ जनरेटर घूमेगा तो जनरेटर से सीधी आप बिजली इन टावरों के थ्रू कहीं पर भी तारों के माध्यम से फैला सकते हो। जैसे ही आपने दरवाजा खोला पानी एकदम से आएगा। ये बांधों में बिजली उत्पन्न करने का तरीका है। जल विद्युत के कई सोर्स है हमारे पास में, बड़े बड़े जल विद्युत केंद्र बनाए गए भारत में, बड़े बड़े बांध है। चाहे वो उत्तराखंड का टिहरी बांध हो, चाहे वो पंजाब का भाखड़ा नांगल बांध हो, चाहे वो गुजरात का सरदार सरोवर डैम ही क्यों ना हो, तो सबसे बड़ा बांध है। ऐसे भारत में हीराकुंड बांध, साउथ इंडिया में अलमाटी बांध, जायकावाड़ी बांध,
इतने सारे बांध भारत में हैं, अकेले मध्य प्रदेश में 3000 के आसपास है, तो सोचो भारत में कितने होंगे। बिहार में बहुत सारे बांध हैं। इन सभी बांधों की वजह से हमारे देश में बिजली उत्पन्न हो सकती है, तो ये काफ़ी अच्छा एक बिजली का स्रोत है। लेकिन फिर भी आज भी कोयला से बिजली ज़्यादा ही हो रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा बांध बनाएंगे उतनी ज़्यादा बिजली, यहाँ पर कंजम्पशन ज़्यादा है, हमारे देश में बिजली की उपयोगिता ज़्यादा है और लोग उपयोग ज़्यादा करते हैं इस वजह से। जल विद्युत की बात करें तो जल विद्युत, सबसे पहला जल विद्युत जो है वो दुनिया में नॉर्वे जो है वो उत्पन्न करने वाला था। सबसे पहले देश था नॉर्वे जिसने जल विद्युत उत्पन्न किया था। मैं भारत की भी बात करूंगा। विश्व की कुल ऊर्जा का 1/4 भाग जल विद्युत ही देता है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही हो उसका 25% ऊर्जा जो है वो किससे हो रही है, वो जल विद्युत से ही उत्पन्न हो रही है। सोचो, सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा, ये प्राकृतिक चीज़ों से ऊर्जा उत्पन्न करोगे तो सालों साल चलेगी ये। और विश्व में जल विद्युत के अग्रणी जो है वो कौन है, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चीन, ये देश है। अगर आपको दुनिया के देशों के नाम याद नहीं करने तो कोई आवश्यकता नहीं, हमारे सिलेबस में हमारे जो बुक है उसमें वैसे भी इनके बारे में ज़्यादा दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि काम आ जाए चीज़ें। पराग्वे, नॉर्वे, ब्राजील और चाइना तो बहुत ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, लेकिन भारत भी इसमें कम नहीं है। अगर भारत में पहला जल विद्युत की बात करें, पहला जल विद्युत कहाँ पर लगाया गया था, कहाँ पर सबसे पहला जल विद्युत उत्पन्न की गई थी, तो सबसे पहले ये उत्पन्न की गई थी आसाम में, दार्जिलिंग वाले एरिया में उत्पन्न किया गया था। सबसे पहले दार्जिलिंग का नाम आता है कि वहाँ पर की गई थी, दार्जिलिंग, सबसे पहले वहीं पर विद्युत उत्पन्न की गई थी। इसके अलावा और एक और जगह जहाँ पर दूसरी बार उत्पन्न की गई थी और वो था आपका कावेरी नदी पर एक जल प्रपात बनता है। कावेरी नदी के जल प्रपात पर जिसका नाम है शिव समुद्रम। यहाँ पर इस जल प्रपात से भी विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की गई थी। सबसे पहले दार्जिलिंग वाले इलाके में अंग्रेजों ने प्रोड्यूस करना शुरू किया था। उसके बाद कावेरी नदी के जल प्रपात शिव समुद्रम में भी एक हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट लगाया गया था, यानी पन बिजली उत्पन्न की गई थी। जल विद्युत को पन बिजली भी कहते हैं। और आज तो भारत में भाखड़ा नांगल बांध से हो रही है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर, दामोदर नदी घाटी और सबसे बड़ा बांध हमारा सरदार सरोवर, इन सभी बांधों से आजकल बिजली उत्पन्न की जा रही है। तो अब तो बिजली के मामले में भारत काफ़ी जो है उत्पन्न कर रहा है। सरदार सरोवर ने काफ़ी मात्रा में बिजली उत्पन्न की है, गुजरात में है ये। गैर परंपरागत संसाधन की बात करते हैं कि गैर परंपरागत संसाधन क्या होते हैं। गैर परंपरागत संसाधन वे संसाधन होते हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं, मतलब इन्हें पुनः चक्रित किया जा सकता है। इन्हें क्या किया जा सकता है, पुनः चक्रित किया जा सकता है, चक्रण किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है, मतलब पुनर्चक्रित किया जा सकता है। ये है आपके नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत जो असमाप्य है, यानी कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं और प्रदूषण रहित है, इनमें प्रदूषण भी नहीं फैलता है। तो ऐसे कौन से हो सकते हैं जो असमाप्य है? भाई सूरज की ऊर्जा, सूरज 5 बिलियन साल से चमक रहा है और 5 बिलियन साल और चमकने वाला है, क्योंकि सूरज की आयु 10 बिलियन साल होती है, 10 अरब साल होती है। 5 अरब साल तो हो चुके हैं उसको, 5 अरब साल और जलता रहेगा। तो इतना है कि कभी समाप्त नहीं होगा। 5 अरब साल कितने होते हैं सोचो आप। तो कभी ना समाप्त होने वाली ऊर्जा को हम लोग क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत संसाधन, जिसका मानव उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इंसान कितना ही कुछ करे, सौर ऊर्जा को परेशान कर सकता है क्या? सूर्य को ये बोल सकता है कि हम की मत ऊर्जा गिराओ, आप रोशनी देना बंद कर दो, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। यानी ऐसे गैर परंपरागत प्राकृतिक संसाधन जिसको मानवीय हस्तक्षेप से भी परे हैं। पवन ऊर्जा, इतनी ज़्यादा तेज चलती हवाओं को कोई मानव रोक सकता है क्या? नहीं रोक सकता है। तो पवन ऊर्जा भी जो है अच्छा हमारे पास संसाधन है। समुद्र के पानी से निकलने वाली ज्वारी ऊर्जा, ये भी एक तरह का संसाधन है और ये भी गैर परंपरागत संसाधन है। ये सारे के सारे उदाहरण हैं गैर परंपरागत संसाधनों के। बात समझ में आ गई होगी आपको। ये कभी खत्म नहीं होते, ना पवन ऊर्जा, न सौर ऊर्जा, न समुद्र का पानी कभी खत्म नहीं हो सकता। तो ये हमेशा चलने वाली गैर परंपरागत संसाधन है। सौर ऊर्जा की बात करें, सबसे पहला हमारा गैर परंपरागत संसाधन है और ये असमाप्त है। सौर ऊर्जा की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सूरज है, ये सूर्य आपको दिख रहा है, इसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है, ऊर्जा कैसे आती है सूरज में, क्यों चमकता है? तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 गैसेस होती है, हीलियम और हाइड्रोजन। 2 गैस होती है। हीलियम यहाँ पर 26.5% होती है और हाइड्रोजन यहाँ पर होती है लगभग 72.5%। कितनी हाइड्रोजन होती है?
हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में एक क्रिया होती है जिसको हम लोग बोलते हैं नाभिकीय संलयन की क्रिया। संलयन मतलब दो नाभिकों का जुड़ना, नाभिकीय संलयन मतलब दो नाभिक के जुड़ने से होता है। तो जब दो नाभिक जुड़ते हैं तो एक ऊर्जा निकलती है, और सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में होने वाली नाभिकीय संलयन की क्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन की क्रिया है। इसी वजह से सूर्य हमेशा चमकता रहता है और वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि ये हीलियम और हाइड्रोजन जो है इनको खत्म होने में सालों लग जाएंगे। यही सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य से प्राप्त ऊष्मा, प्रकाश और सौर ऊर्जा है। तो सूर्य से हमें ऊष्मा भी प्राप्त होती है और अवरक्त प्रकाश भी प्राप्त होता है। इस ऊर्जा को सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। सोलर सेल जो क्या होते हैं, फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं उनको। सोलर सेल क्या करते हैं, सौर ऊर्जा से गर्म होते हैं, उस ऊष्मा को, जो सौर ऊर्जा से ऊष्मा मिल रही है उस ऊष्मा को, उस ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, और इस ऊर्जा को बैटरियों में भर करके इसे स्टोर किया जा सकता है। सेलों को सौर पैनल से तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। तो जो पैनल लगाए जाते हैं, सोलर पैनल, इन पैनल से जो ऊष्मा है ये जो है सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स को कन्वर्ट कर देंगे किस में, विद्युत में। तो बैटरी में आएगी और बैटरी से विद्युत मोटर, ये जो बैटरी है इससे आप विद्युत का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो यहाँ तो सबसे पहले रोशनी गई, रोशनी को, ऊष्मा को इन्होंने यहाँ से फोटोवोल्टिक सेल ने कन्वर्ट कर दिया डीसी में या विद्युत में, बोल दो आप, तो विद्युत में कन्वर्ट कर दिया। ये बैटरी में आपने क्या कर दिया, इसको स्टोर कर लिया, बैटरी से सीधा जोड़ दिया आपने, कोई विद्युत मोटर पंप चला दिया आपने। ये कुएं में होता है, किसान कुएं में इस्तेमाल करते हैं, खेतों में इस्तेमाल करते हैं। विद्युत मोटर चला ली और ये सोलर सेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा अगर कोई है तो वो है आपकी सौर ऊर्जा। इसलिए सौर ऊर्जा में जितनी ज़्यादा दक्षता हासिल कर लेंगे उतना हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद है। अब बात करते हैं कि क्या सौर ऊर्जा का उपयोग अलग अलग जगहों पर है। सौर ऊर्जा का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग सोलर पैनल में किया जाता है। सोलर पैनल तो आप समझते ही कि क्या होता है, सोलर पैनल जिससे ऊर्जा स्टोर की जाती है। सोलर तापक से किया जाता है। सोलर तापक क्या होता है, ये सोलर तापक इस्तेमाल किए जाते हैं जैसे कि आपके घर में कई बार देखो ठंड के दिनों में बहुत सारे लोगों के घर में एक लगा होता है सोलर प्लेट, और उससे एक टंकी रहती है जो गर्म हो जाती है। गर्म पानी रखने के लिए आपको अलग से पानी के रॉड लगा के गर्म करने की जरूरत नहीं। अगर सोलर पैनल है तो वही आपके पानी को गर्म कर देता है। सोलर कुकर, बचपन में स्कूलों में चावल बना के दिखाए होंगे ना, ये सोलर कुकर, इसमें चावल पका सकते हैं सौर ऊर्जा में। ये जो काले काले डिब्बे होते हैं ये सौर ऊष्मा को, ये जो कांच है ऊष्मा को रोक लेता है और ऊष्मा गर्म हो जाता है, अंदर का पूरा जो डिब्बे हैं, और उसमें चावल जो है वो पक जाते हैं। तो ये सोलर कुकर इस प्रकार इस्तेमाल होता है। सोलर ड्रायर का इस्तेमाल होता है, सौर ऊर्जा से ड्रायर भी इस्तेमाल करते हैं। ड्रायर ये कई जगहों पर जो है सब्जी वब्जी के वाले छोटे छोटे बागानों में इस्तेमाल किए जाते हैं। और यातायात संकेतों में भी बहुत सारी यातायात की जो स्ट्रीट लाइटें होती हैं और यातायात जो संकेत होते हैं ये सोलर पैनल से ही चलते हैं। तो ये भी इसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल है। बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सौर ऊर्जा के लाभ और हानि की। सौर ऊर्जा के लाभ बहुत ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये असामाप्य है और प्रदूषण मुक्त है। ना तो सौर ऊर्जा प्रदूषण फैलाती है और न ही कभी समाप्त होगी। हानि है, खर्चीला बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपको अपने घर की लाइटिंग चलाने के लिए आपको लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, पता नहीं कितने लाख रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। एक बार खर्चा होता है लेकिन उसके बाद चलता रहता है, लेकिन मेंटेनेंस भी लगता है, कभी छोटी मोटी दिक्कत आ गई तो खराब हो सकता है। तो कहीं ना कहीं खर्चीला बहुत ज़्यादा है। और स्रोत के विसरण होने की ऊर्जा बर्बादी होती है। मतलब इस विसरण में थोड़ा सा भी दिक्कत आई, मान लो धूल मिट्टी जम गई तो ऊर्जा की बर्बादी हो जाती है। केबल कनेक्शन ये हो गया, कुछ हो गया, दिन भर सौर ऊर्जा ली, हो सकता है कुछ टूट फाट हो गई है, कुछ भी ब्रेक हुआ है, मेंटेनेंस नहीं होने की वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ऊर्जा की बर्बादी हो सकती है। उष्ण कटिबंधी वाले देशों के लिए सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी लाभदायक है। उष्ण कटिबंधी क्या होते हैं जरा इसको समझ लेते हैं। मैं आपको बता दूं कि उष्ण कटिबंधी किसको बोलते हैं। ये हमारा ग्लोब है और 0 डिग्री वाला एरिया जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग विषुवत रेखीय क्षेत्र। विषुवत रेखा होती है तो विषुवत रेखा, अगर इससे 30 डिग्री तक की बात करें, 30 डिग्री तक की बात करें, तो नीचे भी क्या है 30 डिग्री ही है यहाँ पर। तो 0 से 30 डिग्री का जो एरिया होता है ये वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। और यहाँ पर सूरज की रोशनी साल भर गिरती है, इसलिए साल भर गर्मी रहती है। इसलिए तो बोला गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले देशों में सबसे अच्छा सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी होता है, वहां पर सौर ऊर्जा का लाभ बहुत ज्यादा ले सकते हैं।
बात समझ में आई चीज़ है ये। तो नुकसान भी है तो फायदा तो है ही, लेकिन नुकसान ये है सब इतना कि महंगी बहुत होती है, बाकी और कुछ भी नहीं है। शक्ति संसाधन की बात करें तो शक्ति संसाधन में एक और चीज़ क्या है, पवन ऊर्जा। जैसा कि हम लोगों ने सौर ऊर्जा पढ़ा, तो सौर ऊर्जा के समान ही पवन ऊर्जा भी बहुत ही किफ़ायती एक ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा संसाधन है। और पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती है। ये पवन चक्की दिख रही है आपको, बहुत तेज गति से हवाएं टकराएगी इन ब्लेड से, तो ब्लेड को घुमाएगी और इन्हीं ब्लेड से जुड़ा रहता है नीचे जनरेटर, और ये जनरेटर को घुमाती है। और जनरेटर क्या जनरेट करेगा, विद्युत जनरेटर करेगा। तो पवन चक्की घुमाती है जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। बहुत पुराने समय में भी दोस्तों पवन चक्कियों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा नहीं कि अभी अभी यह कॉन्सेप्ट है, बहुत पहले भी था ये। लेकिन पुराने समय में पवन चक्की का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने के लिए बिल्कुल नहीं करते थे, अनाजों को पीसने के लिए, कुएं से पानी को निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। तो चिरकाल में मतलब प्राचीन काल में पवन चक्कियों का उपयोग अनाज पीसने तथा जल निकालने के लिए करते थे। और तटीय क्षेत्रों और पर्वतीय घाटियों में उपयुक्त स्थिति कहाँ पर लगा सकते हैं आप, एक तो पर्वत घाटियों पर जहां पर हवाएं तेज चलती हैं, और वहां पर जहां तटीय इलाके हो, तट वाले इलाके, जैसे भारत का तटीय क्षेत्र जो आपने देखा है ना, ये 9 राज्य जो है बड़े काम के इधर वाले जिनका तट रेखा है, यहाँ पर भी। और एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा, पवन ऊर्जा की जो है सबसे अच्छी कंडीशन वहाँ बनती है जहाँ पर वायु दाब रेखा है, समदाब रेखा जिसको बोलते हैं, जहाँ पर प्रेशर एक जैसा हो, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं, आइसोबार बोलते हैं इसको, समदाब रेखाएं पास पास हो। जहां पर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं वहां पर बहुत तेज गति से हवाएं चलती है। चाहे इंडिया का कोई भी एरिया ले लो जहां हवा तेज चलती है, जरूरी नहीं कि हर पहाड़ पे चलेगी। अगर ऐसा होता तो हिमालय पे कितनी सारी हम लोग पवन चक्कियां लगा सकते थे। तो पर्वतीय इलाकों में बिल्कुल डेफिनेटली हवा चलती है, लेकिन उन इलाकों में जहां पर समदाब रेखाएं पास पास होती हैं, इस वजह से तो पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलने वाली हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं। और जो विद्युत उत्पादन करने के लिए किससे जुड़ी होती है, वो जो ब्लेडें होती है वो एक बेल्ट के माध्यम से जुड़ी होती है जनरेटर से। वो घूमेगी तो जनरेटर घूमेगा, जनरेटर घूमेगा तो जनरेटर को जितना घुमाओगे वो इतनी बिजली पैदा करेगा। और चिरकाल में चक्कियों का इस्तेमाल अनाज पीसने के लिए करते थे और जल निकालने के लिए करते थे कुएं से। इसके अलावा कहाँ ज़्यादा होगी, तटीय क्षेत्र और पर्वत घाटियों में सबसे उपयुक्त होती हैं। पवन ऊर्जा के जो बड़े बड़े फॉर्म दुनिया में बनाए गए हैं वो कहाँ पर है, नीदरलैंड में सब बहुत ज़्यादा है, जर्मनी में है, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन, यहाँ पर पवन ऊर्जा के बहुत बड़े बड़े फॉर्म हैं। और भारत में मैं आपको 2 राज्य बताता हूँ जहाँ पर पवन ऊर्जा सबसे ज़्यादा निकाली जा रही है। एक का नाम है गुजरात और दूसरा का नाम है तमिलनाडु। तो गुजरात और तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा मात्रा में पवन ऊर्जा निकाली जा रही है, ये भी आप नोट डाउन कर लेना, क्योंकि पवन चक्कियाँ तो जीवन में आपने कभी ना कभी तो देखी ही होगी। अब बात कर लेते हैं पवन चक्कियाँ वाकई में सही होती है गलत। तो पवन चक्कियों के लाभ और हानियों की चर्चा कर लेते हैं। पवन चक्कियों की लाभ की बात करें तो ये प्रदूषण मुक्त होता है, और हानि की बात करें तो ये ध्वनि प्रदूषण करते हैं, क्योंकि आवाज़, वैसे तो वायु प्रदूषण वगैरह नहीं करेंगे लेकिन ध्वनि प्रदूषण कर सकते हैं, क्योंकि चलती तो आवाज़ वगैरह की वजह से हो सकता है। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की लागत कम हो जाती है। एक बार लगाने का, सेटअप लगाने का खर्चा है, उसके बाद तो घूमते रहेगा, वो लगातार बिजली निकालेगा तो बराबर कर देगा। और रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान उत्पन्न करेगा, क्योंकि हवा तेज चलेगी तो हवा को डिस्टर्ब करेगा और सिग्नल ब्रेक हो जाएंगे। इससे ज़्यादा मात्रा में पवन चक्कियाँ होती है तो रेडियो सिग्नल को, तो उससे अपने को ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट भी हो रहा तो इतना दिक्कत नहीं है। सुरक्षित और काफ़ी साफ़ सुथरी होती है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकती है। कई बार क्या होता है, पक्षी उड़ते रहते हैं तो पवन चक्की की स्पीड तेज़ होने की वजह से कई बार पक्षी घायल भी हो सकते हैं, तो पक्षियों को समस्या यहाँ हो सकती है। बाकी पवन ऊर्जा सभी तौर पर बहुत ही किफ़ायती और बहुत ही फायदेमंद है दोस्तों। अब बात करते हैं हमारी अगली ऊर्जा की, जिसका नाम है परमाणु ऊर्जा। तो आइए बात करते हैं परमाणु ऊर्जा की। परमाणु ऊर्जा की बात करें तो परमाणु ऊर्जा किस चीज़ से निकाली जाती है, तो आपको 2 चीज़ों का नाम याद रखना है। एक तो है आपका यूरेनियम। यूरेनियम का इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा के लिए किया जाता है। इसके अलावा थोरियम का इस्तेमाल भी परमाणु ऊर्जा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूरेनियम, थोरियम जो क्या होता है, ये एक प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, दोनों के दोनों। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ जब ज़मीन से खोद कर निकाले जाते हैं तो इनको एक नाभिकीय रिएक्टर होता है, उस रिएक्टर में इनको गुजारा जाता है और वहाँ पर होता है इनका नाभिकीय विखंडन।
होता क्या है, थोरियम और यूरेनियम के जो केंद्रक होते हैं, नाभिक का जो केंद्र होता है, यानी इनके परमाणु का जो केंद्र होता है, उस केंद्र में जब उसको तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, उसमें ऊर्जा बहुत होती है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे ही नाभिकीय विखंडन होता है तो नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगर आपके रिएक्टर ने उस ऊर्जा को कंट्रोल कर लिया तो वो विद्युत ऊर्जा आपको मिल जाएगी, ऊर्जा को हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, वह नाभिक विखंडन अनकंट्रोलेबल हो गया, इतना ज़्यादा बड़ा ऊर्जा थी कि आपसे कंट्रोल ही नहीं हुआ। रिएक्टर वैसे ऐसे ही बनाए जाते हैं, लेकिन फर्ज करो कि मान लो कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो न्यूक्लियर ब्लास्ट के बराबर होता है। तो नाभिकीय जो न्यूक्लियर बम होते हैं उसमें और इसमें इतना अंतर है कि इसमें ऊर्जा को कंट्रोल फॉर्म में यहाँ पर रखा जाता है। तो पूरी दुनिया में यूरेनियम के पर आधारित ही रिएक्टर है। भारत में हमने थोरियम पर भी काम किया है, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा थोरियम मिलता है केरला में, इसलिए हमने थोरियम, जब जो चीज़ ज़्यादा मिल रही है उससे ही ऊर्जा निकाले तो ज़्यादा बेटर है। हमारे पास यूरेनियम इतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं बताऊँगा आपको कहाँ पर है। प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त की जाती है? परमाणु ऊर्जा प्राप्त की जाती है प्राकृतिक रेडियो एक्टिव पदार्थ जैसे यूरेनियम, थोरियम, इनके परमाणु के केंद्रक जो होता है उसमें काफ़ी ऊर्जा होती है, उसको जैसे विखंडित किया आपको ऊर्जा मिल जाएगी। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया से गुजरते हैं और उस प्रक्रिया के दौरान बहुत अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और उसी उत्सर्जन को हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के रूप में फॉर्म कर लेते हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग नाभिकीय ऊर्जा। तो किसी नाभिक से, परमाणु से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को परमाणु ऊर्जा कहते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के संयंत्रों की बात की जाए कि कहाँ कहाँ हमने संयंत्र लगाए हुए हैं, तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र की लिस्ट जरूर याद रखना दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल आते हैं। तमिलनाडु में 2 जगह, एक तो है कलपक्कम, तमिलनाडु में कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। उसके अलावा जो सबसे नया वाला वहाँ पर, उसका नाम भी याद रखना, कुडनकुलम, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है और ये रूस देश की सहायता से लगाया गया था। रूस देश की, काफ़ी महंगे होते हैं दोस्तों, बहुत महंगे होते हैं ये। और तमिलनाडु में 2 परमाणु ऊर्जा संयंत्र, एक तो कलपक्कम और एक और कुडनकुलम, जो कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा जनरेट करता है। परमाणु ऊर्जा में सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं से निकलती है। महाराष्ट्र के तारापुर में है, महाराष्ट्र का एक जगह है तारापुर, यहाँ पर भी ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जिसको परमाणु रिएक्टर कहते हैं। राजस्थान में कोटा और कोटा के निकट एक प्रताप सागर जगह जो है वहाँ पर स्थापित किया गया है। उसका नाम भी मैं लिख देता हूँ, उसका नाम है रावत भाटा। तो प्रताप सागर जो है जिसका नाम है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर लगाया गया है राजस्थान में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के नरोरा में है और कर्नाटक के केगा में भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है। ये पूरे भारतवर्ष में जहाँ जहाँ लगाए गए उनके नाम मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको ऐसा पता है या आपको ऐसा लगता है कि इसके अलावा और भी कहीं हैं या बिहार में कहीं हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो जल्दी से बताएं कि अगर आपको इसके अलावा कोई और नाम पता है तो जल्दी से वो आप मेंशन कर सकते हैं। या कहाँ, यहाँ हो सकता है कि सरकार ने बिहार में कहीं लगाने की घोषणा की हो, वो करंट अफेयर का न्यूज़ है, वो चाहे तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। बात की जाए तो भारत में थोरियम विशाल मात्रा में, केरल में मोनोजाइट बालू में, बालू जो है मोनोजाइट बालू एक तो होती है उसमें मिलता है। और परमाणु ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो दुनिया में वो यूएसए है और दूसरे नंबर पर यूरोप के देश आते हैं। सबसे ज़्यादा नाभिकीय ऊर्जा यहाँ से निकल जाती है और भारत में यूरेनियम सबसे ज़्यादा मिलता है आपको झारखंड में, नंबर 1 झारखंड फर्स्ट प्लेस पे है। और जबकि राजस्थान में भी यहाँ पर मिलता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान आता है। और सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? झारखंड में मिलता है। मैं झारखंड की एक जगह का नाम लिख देता हूँ, आपने उनका नाम भी सुना होगा, उसका नाम है जादूगोड़ा। झारखंड में जादूगोड़ा नाम की जगह पर यहाँ पर आपको मिलता है यूरेनियम। तो यूरेनियम के भंडार हमारे पास ज़्यादा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के जो भंडार हैं वो आपको मिलेगा कजाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ये देश है जहाँ पर यूरेनियम के भंडार प्रचुर मात्रा में है और इन देशों से हम लोगों ने करार भी किया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से भी आता है यहाँ पर यूरेनियम, तो हम लोग यूरेनियम लाकर मंगवा करके भी हमारे देश में ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। आइए अब चर्चा करते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि परमाणु ऊर्जा वाकई में लाभदायक है या कुछ हानियाँ भी हैं। तो परमाणु ऊर्जा का लाभ ये है कि बहुत बड़ी मात्रा में उत्पादन हो सकता है छोटे से नाभिक से,
मतलब छोटा सा एक यूरेनियम जो वो है उसको घुमाते जाओगे, उससे एनर्जी बहुत सारी प्रोड्यूस होती जाएगी और वो यूरेनियम एनर्जी निकाल सकते हैं। और हानि की बात करें तो रेडियो एक्टिव जो पदार्थ होते हैं वो व्यर्थ चले जाते हैं। तो व्यर्थ पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं रेडियो एक्टिव में। जब आप नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया करते हो तो कुछ पदार्थ जो व्यर्थ बनता है वो भी बहुत नुकसानदायक होता है, बम बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और खर्चीली काफ़ी प्रक्रिया होती है दोस्तों। अकेला एक कुडनकुलम का जो बनाया था ना तमिलनाडु में रशिया की हेल्प से, वो 8,000 करोड़ रुपए लगे थे उसमें। तो 8,000 करोड़ रुपीज़ तो एक ही चीज़ के लिए लग गए थे। तो इतना सारा इतना महंगा होता है वो, तो सबसे महंगा होता है, लेकिन फिर भी ऊर्जा बहुत मात्रा में यहाँ पर निकाली जाती है। अब बात करते हैं हमारी अगली गैर परंपरागत ऊर्जा के बारे में, जिसका नाम है भूतापी ऊर्जा। भूतापी मतलब जमीन के अंदर की ऊर्जा। देखिए ये धरती जो है ना, धरती के अंदर जाओगे तो इसके अंदर काफ़ी सारी मात्रा में ऊर्जा होती है। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी धरती है, ये हमारा जो पृथ्वी है, ये अलग से 3 भागों में बांटा गया है। और इसके बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ कि 3 भागों में बांटा गया है। ये ऐसे अंदर का भाग, और उसके सबसे अंदर का जो भाग है वो है आपका कोर, ऐसे बांटा गया है। तो अगर मैं बात करूँ इसके सबसे ऊपर वाला, तो ये है भूपर्पटी, इसको हम लोग बोलते हैं भूपर्पटी। उसके नीचे वाला होता है मेंटल, ये होता है आपका मेंटल। प्रवार भी इसको बोला जाता है, मेंटल या प्रवार। और तीसरा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कोर, ये कोर होता है आपका। होता क्या है कि जैसे जैसे कोई आप ऊपर से नीचे जाओगे, आपका तापमान भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा और डेंसिटी भी बढ़ेगी, यानी घनत्व भी बढ़ेगा। लेकिन तापमान कितना कितना बढ़ता है मैं बता देता हूँ, क्योंकि तापमान का ही सब कुछ यहाँ पर है। तापमान की बात करें तो 32 किलोमीटर की गहराई पर एवरेज 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। ये अपनी किताब के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं, है ना। तो 32 किलोमीटर की गहराई पर एक डिग्री के आसपास बढ़ जाता है। ये जो यहाँ आप सबसे नीचे पहुँचते हो ना, जब इसके अंदर पूरे मेन वाले भाग में, पृथ्वी के गर्भ में जो बिल्कुल बीच वाला मिडिल पार्ट है, यहाँ पहुँचते हो तो लगभग आपको 5,500 डिग्री सेंटीग्रेड मिलता है। तो इतना तापमान तक पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो पृथ्वी के अंदर इतना तापमान है तो डेफिनेटली ये तो होगा कि चट्टानें अंदर पिघली अवस्था में है। लावा का नाम सुना है आपने, ये चट्टानें अंदर पिघल जाती है टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, प्रेशर बढ़ने की वजह से, और वही पिघली चट्टानें कभी कभार बाहर आ जाती फोड़ के, उसको हम लोग ज्वालामुखी उद्गार कहते हैं। बस इसी पृथ्वी की इस गर्मी की से ही हम लोग क्या ले लेते हैं, तापीय ऊर्जा उत्पन्न कर लेते हैं। जैसे फ़र्ज़ करो कि फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये हमारा एक भूपर्पटी है और उसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे आपका मेंटल है, और मेंटल में गरम गरम लावा होता है, और यही लावा जो है भूपर्पटी को तोड़ करके ज्वालामुखी के रूप में बाहर निकल जाता है। ये तो हमने पढ़ा है। फ़र्ज़ करो कि बाहर ना निकले और अंदर ही रह जाए, बाहर ना निकले और अंदर ही रह जाए। तो अब समझना इसको, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लो बाहर ना निकले और ये आपकी भूपर्पटी है ना, और ये जो लावा है, ये लावा यहीं से यहाँ ठंडा हो जाए अंदर का अंदर ही, और फिर ये लावा तो ठंडा हो, लावा अंदर अंदर आ जाए, बाहर ना निकल पाए। लावा गर्म है, भी ठंडा नहीं हुआ है, क्षमा करें, ठंडा नहीं हुआ है, अभी गर्म है। अब हो क्या रहा है, यहाँ पर पानी का स्रोत है, इधर पानी का भरा भरा पड़ा हुआ है अंदर पानी में। होता क्या है कि इस लावा की गर्मी की वजह से पानी गर्म होता है, गर्म होकर उबलता है, और उबलने की वजह से पानी झरने के रूप में बाहर निकलता है, क्योंकि भाप बनती है प्रेशर के रूप में। देखो ये झरने के रूप में बाहर निकल गया, निकल रहा है ये पानी, यहाँ अंदर की गर्मी की वजह से बाहर निकल रहा है। बस इस पानी को, पानी इतना प्रेशर से बाहर निकल रहा है कि पाइप लगा दो यहाँ पर, ये पाइप लगा दिया आपने, ये पाइप लगा दिया, बस इस पाइप को जोड़ दो टरबाइन से, वो स्पीड से पानी आएगा तो टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन को घुमाएगा तो जनरेटर चलेगा, और जनरेटर जितना ज़्यादा चलेगा उतनी ज़्यादा क्या निकल जाएगी, विद्युत निकल जाएगी। और ये ऊर्जा निकालने का एक तरीका है, इसे भी इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया में ऐसे कई जगह है जहाँ पर ये पानी के झरने होते हैं, इनको प्राकृतिक गीजर के नाम से भी जानते हैं। तो क्या होता है, अंदर का पानी जब होता है तो ये ऐसे झरने के रूप में पानी बाहर निकल जाता है। और दुनिया में से कई जगहों पर गीजर हैं, जैसे अमेरिका में दुनिया का सबसे बड़ा गीजर है, ओल्ड फेथफुल गीजर, पैसा कुछ। तो ये बात समझ में आई आपको, तो मैं समझाता हूँ कि कैसे होता है। ये ध्यान रखना है कि एक पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 किलोमीटर पर एवरेज है ये 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। वैसे तो प्रत्येक 100 किलोमीटर पर 1 डिग्री, प्रत्येक 100 किलोमीटर जाने पर 1 डिग्री पर वैसे ही आपका 12 डिग्री बढ़ जाता है, वो अलग सिस्टम है। लेकिन फिलहाल आपको ओवरऑल क्या याद रखना है, सब कुछ दिमाग से हटा करके एक चीज़ याद रखना है कि औसतन पृथ्वी के अंदर जाने पर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है।
अब बात करते हैं ताप ऊर्जा जो पृथ्वी के अंदर प्राप्त की जाती है। पृथ्वी के अंदर जो तापमान बढ़ता है उसकी वजह से पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने पर तापमान में लगातार वृद्धि होती है। कितनी वृद्धि होती है? 32 किलोमीटर 1 डिग्री। तापमान यह तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, अंदर तापमान बढ़ रहा है जिससे चट्टानें पिघल रही है, वो लावा, खोलता हुआ लावा अंदर जल रहा है जिससे बहुत एनर्जी निकली, और उसी गर्मी की वजह से वो जो पानी है वो उबल गया और भाप बन गई, और भाप बन के जब भाप बनेगी तो तोड़ के निकलेगा, झरने के फॉर्म में निकल जाता है। यही पानी झरने के रूप में बाहर निकल आता है और उसी से हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अपनी भूतापीय ऊर्जा। तो यही भूतापीय ऊर्जा है जिसका उपयोग शक्ति उत्पादन में भी किया जाता है। तो झरने, ध्यान रखना, गर्म पानी के झरने को हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक गीजर के नाम से। भूतापीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संयंत्र यूएसए में लगाया हुआ है। मैं आपको बता दूं, यूएसए में एक गीजर है जिसका नाम है ओल्ड फेथफुल गीजर। ओल्ड फेथफुल गीजर, ये आपका यूएसए में मिलेगा। दुनिया का सबसे बड़ा गर्म पानी का झरना है। अन्य बात करें तो और कहाँ पर? तो झरने न्यूजीलैंड में मिलेंगे, आइसलैंड में, फिलीपींस में, मध्य अमेरिका में। इन सभी जगहों पर ये गर्म पानी के झरने होते हैं और इन गर्म पानी के झरनों से आप विद्युत ऊर्जा निकाल सकते हैं, भूतापीय ऊर्जा निकाल सकते हैं कहीं ना कहीं। भारत में भी 2 जगह है, एक तो हिमाचल प्रदेश में एक जगह मणिकरण वहाँ पर, और दूसरा लद्दाख की एक घाटी जिसका नाम है पूगा घाटी। तो हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में और लद्दाख की पूगा घाटी में भी ऐसे कुछ गर्म पानी के झरने देखे गए हैं। तो यहाँ से भी हम लोग भूतापीय ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा एक सोर्स है हमारे पास में। ये ज़्यादा मात्रा में तो दोस्तों नहीं निकलते, लेकिन फ़ायदा ये है कि लंबे समय तक चलती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होती वो। तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा है जो लंबे समय तक बन सकती है। तो लाभ क्या है? एक तो कभी प्रदूषण फैलाती भी नहीं है, तो स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है और हर समय उपलब्ध होती है, इसलिए ये बहुत सही है। तो लाभ ये है कि तो स्वच्छ है, मतलब पर्यावरण नुकसान नहीं पहुंचाती, कार्बन वार्बन का उत्सर्जन नहीं होता, पर्यावरण के हितैषी है और साथ ही साथ हर समय उपलब्ध होती है। इसको कभी भी, हमेशा वो पानी गर्म होता रहता है, झरना हमेशा आपको वहाँ मिल जाएगा, तो हमेशा उपलब्ध रहती हैं। लेकिन दिक्कत है कि शहर से बहुत दूर स्थित होने से कारण विद्युत का परिवहन जो है, वहन करना, वहाँ से यहाँ तक लाना खर्चा हो जाता है, विद्युत महंगी हो जाती है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत दूर, अगर पहाड़ी में कहीं दूर वो झरना निकला है तो वहाँ से यहाँ तक लाने में पहली बार तो प्लांट लगाना बड़ा मुश्किल होता है, और वहाँ से प्लांट से पूरे सिटी में सप्लाई करना है तो सप्लाई लंबी करनी पड़ेगी, और ऐसे में ऊर्जा का ह्रास भी काफ़ी होता है, नुकसान तो है उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ज्वारी ऊर्जा की। ज्वारी ऊर्जा एक अन्य गैर परंपरागत ऊर्जा। ज्वार भाटा समझते हैं आप? ज्वारी ऊर्जा को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज्वार भाटा क्या होता है। अगर आपने अपने जीवन में ज्वार भाटा के बारे में पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपका ज्वार भाटा। देखिए, हमारा सूर्य है, सूर्य और चंद्रमा, ये दोनों का आकर्षण बल होता है। वह हर एक चीज़ का आकर्षण बल तो होगा ही ना। सूर्य और चंद्रमा मिल करके हमारे पृथ्वी को खींचते हैं, और पृथ्वी पर इनका क्या लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो इन दोनों का कौन सा बल? आकर्षण बल पृथ्वी पर लगेगा तो पृथ्वी को खींचने का प्रयास करेंगे। लेकिन पृथ्वी का भी घूमने की वजह से, पृथ्वी घूमती है ना, तो घूमने की वजह से बाहर की ओर यहाँ भी बल लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अपकेंद्री बल। तो इसका भी कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्री बल लगता है। तो सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी तीनों मिल जाते हैं तब ये ज्वार भाटा आता है। यानी जब सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल और पृथ्वी का अपकेंद्री बल तीनों एक साथ लगते हैं तो ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा और कुछ नहीं है, समुद्र के पानी का ऊपर उठना, यानी तटीय क्षेत्रों में। जैसे फॉर एग्जांपल ये भारत का छोटा सा एक मैप बनाने की कोशिश करता हूँ मैं, ऐसा कुछ, ये भारत का समुद्री इलाका ये वाला है ना। तो ये समुद्र जो है ये तटीय क्षेत्रों में अंदर घुस जाता है और ऊंचा बढ़ जाता है, इसका एरिया बढ़ जाता है, ये ऊपर उठना, और यहाँ तक भर जाता है पानी। तो तटीय इलाकों में, समुद्र तटवर्ती इलाकों में समुद्र के पानी का ऊपर उठना ज्वार भाटा कहलाता है, नीचे बैठना भाटा कहलाता है। तो ज्वार यानी ऊपर उठ रहा है, भाटा यानी नीचे बैठ रहा है। और ये सब किसकी वजह से होता है? ये सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के आकर्षण और अपकेंद्री बल की वजह से होता है। अपकेंद्री बल वो बल होता है जो प्रत्येक घूमती हुई चीज़ बाहर की ओर लगाती है। क्या आपने अपने घर में वॉशिंग मशीन देखी है?
अगर वॉशिंग मशीन को गौर से नहीं देखा है तो अब जाके गौर से इसको देखिएगा। अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालते हो तो सारे के सारे कपड़े आपको बाहर की दीवारों पे चिपके हुए मिलेंगे और बीच का पूरा हिस्सा खाली रह जाएगा, क्योंकि घूमती हुई चीज़ बाहर की ओर बल लगा रही है और वॉशिंग मशीन इस बल पर काम करती है, अपकेंद्री बल पर, इसलिए बाहर की ओर बल लगता है। और पृथ्वी भी घूमती है तो बाहर की ओर बल लगेगा, तो पृथ्वी को वो खींचेंगे तो पृथ्वी अपने आप को खींचेगी, इसलिए दोनों तरफ ज्वार भाटा आएगा। पृथ्वी के इधर भी ज्वार भाटा आएगा और इधर भी ज्वार भाटा आएगा, और इसी को हम लोग समझने वाले हैं ज्वारी ऊर्जा से। और उसी ज्वार भाटे से अब पानी आया बहुत तेज, पानी अगर बहुत तेज बढ़ के आया समुद्र का, तो समुद्र के पानी को हम लोग क्या कर लेते हैं, पाइप के माध्यम से वापस निकालने के प्रयास करते हैं। तो मान लो फर्ज करो कि मैं एक छोटा सा डायग्राम देकर समझाता हूँ, हो सकता है आपको ज्वारी ऊर्जा बहुत आसानी से समझ में आ जाए। फर्ज करो कि ये हमारा तटीय क्षेत्र है, ये तटीय क्षेत्र हमारा, ठीक है। अब मान लो यहाँ पर पानी भर रहा है, ये आपका समुद्र है और पानी भर रहा है यहाँ पर, ये आपका पानी भर गया यहाँ पर। अब हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ एक पाइपलाइन बिछा दी बहुत बड़ी, ये पाइपलाइन बिछा दी। अब ये पानी गया और पाइपलाइन से निकल के वापस आ जाएगा, क्योंकि प्रेशर से जा रहा है और यहाँ से निकल के वापस आ जाएगा। यहाँ हमने क्या लगा दिए, टरबाइन, बड़े बड़े पंखे लगा दिए जो घूमते हैं। अब पानी निकलेगा तो टरबाइन को घुमाएगा, और टरबाइन को घुमाएगा तो घुमाने से क्या होगा, टरबाइन से जोड़ दिया, प्लस क्या कर दिया हमने, जनरेटर जोड़ दिया। टरबाइन से अगर आप जनरेटर जोड़ोगे तो जनरेटर कौन सी ऊर्जा निकालेगा, विद्युत ऊर्जा निकालेगा। इसीलिए ज्वार भाटा से जो ऊर्जा निकाली जाती है उसको विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। आप जरा इसको फोटो को देखिएगा, ये थोड़ा सा इस तरह का फोटो है। ये पूरा खुला एरिया था, पानी बहुत दूर था, ज्वार भाटा आया तो पानी यहाँ तक आ गया। अब पानी और तेज गति से अंदर आएगा तो ये यहाँ पर टरबाइन लगे हुए सब जगह पर, ये टरबाइन लगे तो टरबाइन घूमेंगे तो जनरेटर यहाँ पर लगा, ये जनरेटर यहाँ से तारों के माध्यम से इसको जोड़ के बिजली को प्रोड्यूस किया जाता है। ये होती है आपकी ज्वारी ऊर्जा। तो पानी की शक्ति के माध्यम से ज्वारी ऊर्जा को उत्पन्न करना ही क्या कहलाएगा, ज्वारी ऊर्जा कहलाएगा। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सकरे मुहाने में बांध के निर्माण से होता है। पहले पानी को रोक लो, फिर एकदम से स्पीड से छोड़ो तो टरबाइन तो घूमेगा ही, किया जाता है। उच्च ज्वार के समय, उच्च ज्वार का मतलब होता है ऊंचा ऊंचा ज्वार, जब आकर्षण बल ज़्यादा होना, आकर्षण मतलब कि ये कि तीनों एक रेखा में होते हैं, सूरज चंद्रमा पृथ्वी, तो आकर्षण बल ज़्यादा ही लगता है पृथ्वी के ऊपर, तो ज्वार भाटा तेज आता है, बड़ा आता है। तो बड़ा ज्वारी ऊर्जा का उपयोग, उच्च ज्वार के समय ज्वारी ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, और वही ज्वारी ऊर्जा जो पानी की ऊर्जा होती है उससे हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को घुमाते हैं। दोस्तों ये वैसे ही है जैसे जल विद्युत ऊर्जा होती है, सेम उसी की तरह है। आपको एक दूसरा एक डायग्राम दिखा देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ये एक ब्रिज बनाया गया और ब्रिज के इधर पानी है और पानी इधर से निकाला गया हो, तो ब्रिज बना दिया ताकि पानी रोक दिया आपने, पानी रोक दिया तो क्या हुआ, जैसे ही ज्वार भाटा आया और ज्वार भाटा है तो पानी क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, एकदम से पानी निकलने की कोशिश करेगा, इन सबको ब्लॉक कर दो, एक जगह टरबाइन लगा दो, पानी घूमेगा निकलेगा, तो यहाँ पर जो टरबाइन है ये इसको घुमाएगा जरूर, ये टरबाइन घूमेगा और घूमेगा तो इससे ऊर्जा निकल जाएगी। तो ये एक तरीका होता है। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, अलग अलग तरीके से ऊर्जा निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी समुद्र के पानी के ज्वार से जो ऊर्जा निकाली जाएगी उसे ज्वारी ऊर्जा कहते हैं। विश्व का सबसे पहला ज्वारी स्टेशन जो है वो फ्रांस में बनाया गया था। सबसे पहले ये समुद्र के पानी से ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो देश था वो था आपका फ्रांस। उसके अलावा विशाल बड़े बड़े स्टेशन जो है वो रूस में लगाए गए, फ्रांस में लगाए गए, और भारत के कच्छ की खाड़ी में भी लगाया गया। मैं बार बार जिस चित्र को बना रहा हूँ, ये चित्र गुजरात वाला, ये कच्छ की खाड़ी का ही चित्र है, और यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी, ये क्योंकि पानी यहाँ पर भर जाता है और यहाँ पर उन्होंने संयंत्र लगा के रखा हुआ है। ये आपका संयंत्र ओखा नाम का एक जगह जहाँ पर काफ़ी बड़ा ज्वार भाटा आता है, और यहीं पर एक ऐसा बंदरगाह भी है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह, जिसे आजकल दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। और इसी ये बंदरगाह में पानी ज़्यादा रहता नहीं है, लेकिन जब ज्वार आता है तो पानी बढ़ जाता है और बड़े बड़े जहाज़ अंदर तक आ जाते हैं, इसलिए आप पढ़ना, इसको ज्वारी बंदरगाह भी कहते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्ट यहाँ पर है कि भारत में भी ज्वारी ऊर्जा की काफ़ी अच्छे संसाधन हमारे पास हैं। लाभ क्या है, लाभ यह है कि एक तो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है ये, इसमें प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होता और कभी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि समुद्र का पानी समाप्त नहीं होगा। अब आप बोलोगे सर सूख जाए तो जितना ज़्यादा इवोपरेट होगा उतना बारिश के रूप में वापस भी आएगा। समुद्र का पानी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। वन्य जीव और आवास नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि टरबाइन वगैरह घूमते हैं तो उससे नुकसान हो सकते हैं, कुछ आवास खत्म हो जाएंगे, पानी इधर से उधर जाएगा, दिक्कत हो सकती है। वन्य जीवों के आवास नष्ट हो सकते हैं, और कुछ इलाकों में पानी घुस सकता है ज़्यादा अंदर तक, तो वहाँ पर जो वन्य जीव वगैरह रह रहे हैं, पेड़ पौधे, वो भी ख़त्म हो सकते हैं। एक नुकसान तो है,
लेकिन दोहन करना कठिन है काफ़ी। इसका जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इस ऊर्जा को लोगों तक पहुंचाना ये काफ़ी मुश्किल है और काफ़ी महंगा पड़ सकता है। लेकिन एक बार अगर प्लांट लगा दिया तो काफ़ी समय तक आप ऊर्जा निकाल सकते हैं इससे। हमारा अंतिम है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत, जिसको हम लोग बोलते हैं बायोगैस ऊर्जा। बायोगैस का नाम सुना होगा आपने, गोबर गैस का नाम तो सुना होगा। जो अपशिष्ट होते, जानवरों के अपशिष्ट होते, जैसे गोबर ही मान लो, या घर में निकलने वाला जो साग सब्जी का जो कचरा होता है हमारा जो दिन भर का, वो सब मिला करके उस सबको एक टैंक में भर दो। उस टैंक से जाते हुए वो एक गैस टैंक में जाता है और धीरे धीरे अपघटित होता है। बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसका अपघटन करते हैं और उसी गोबर के उन चीज़ों के अपघटन से एक ऊर्जा निकलती है, मतलब गैस निकलती है। मीथेन गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसका मिश्रण होता है और इसी मीथेन गैस का इस्तेमाल हम लोग जो है पाइप के माध्यम से सिलेंडर घर तक ले आते हैं और आप गैस स्टोव को चला सकते हो, खाना वाना पका सकते हो, काफ़ी काम आता है। कुछ लोग लाइट भी चलाते हैं, बल्ब वगैरह चल जाते हैं इससे, वहाँ भी काम आती है। तो ये आप एक डेमो देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पर जो है गोबर का खाद जो है आप डाल दो, गोबर जो इकट्ठा किया उसको डाल दो आप, स्लरी बोलते हैं उसको। ये स्लरी डाल दिया हम लोगों ने, यहाँ से जा कर के ये टैंक में जाएगा, टैंक में इकट्ठा हो जाएगा, सारा इकट्ठा होता रहेगा। टैंक में इकट्ठा होने के बाद क्या होगा, यहाँ पर इनका अपघटन होगा, अपघटित हो जाएंगे, अपघटन हो जाएगा। अपघटन के पश्चात गैस निकलेगी और वो गैस टैंक से होते हुए यहाँ से पाइप के माध्यम से घरों तक ले जा सकते हैं आप, और बाद में बचा हुआ जो मटेरियल होता है वो खाद के रूप में बाहर निकल जाता है और सबसे अच्छा उर्वरक माना जाता है वो। इसलिए आपका दो काम हो गया, गैस जो निकाली गई उसका भी इस्तेमाल आपने खाना पकाने वगैरह में कर लिया और उर्वरक के रूप में खेतों में डाल दिया, ताकि जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट, ये सब चीज़ इस्तेमाल होती है, को गैसीय ईंधन में बदला जा सकता है और इसी बदलने की प्रक्रिया को बायोगैस संयंत्र कहते हैं। तत्पश्चात जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। ये अपघटन शब्द याद रखना आप तो, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो मीथेन व कार्बन डाइऑक्साइड में के रूप में मिश्रित होकर के फिर इसको पाइप के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं बायोगैस। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, खाना पकाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे लोग खाना पकाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों मेरा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस है, कई साल पहले मेरे घर पे भी ये गैस लगा हुआ था। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर लोगों ने उसको ट्राई किया था, बस कुछ कमियों की वजह से वो थोड़ा फेल हो गया, ज़्यादा समय तक चला नहीं। लेकिन करीबन 10-12 साल तो उसने काफ़ी सर्विस दी है और 10-12 साल तक आपका सोचो, आपको गैस सिलेंडर अलग से लेना नहीं पड़ा हो, कितना कंजम्पशन रेट बना दिया। क्योंकि घर में मवेशी होते हैं, उनका गोबर तो निकलता ही है, तो बस वो गोबर आपने उठाया डाल दिया उसमें, आपका काम होता चला जाएगा। लेकिन कुछ मेंटेनेंस नहीं हो पाता, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पता होता, छोटा मोटा कुछ लीकेज हो गया होगा जिसकी वजह से वो बंद हो गया। लेकिन बायोगैस से इतने साल तक खाना जो है पकाया गया था और इससे बल्ब वगैरह चला सकते हैं, 2-4 बल्ब चला सकते हैं। पंखा तो मुझे नहीं लगता कि उससे उस समय छोटे संयंत्र से काम करेगा, लेकिन बल्ब वगैरह बिल्कुल जलते हैं। और जैविक खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जो बचा हुआ मटेरियल होता है उसको खेतों में डाल देते थे। तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस है और ये बहुत अच्छा चीज़ था। लेकिन दिक्कत ये थी कि इसकी लागत तो लग रही थी, लेकिन सक्सेस रेट बहुत कम थी, ये बहुत कम जगह पर सक्सेसफुल हुआ था। इसी वजह से नहीं तो आपको गाँव में यही चीज़ देखने को मिलती थी। और बस ये कि बहुत दूर तक आपको घर तक ले जाना पड़ता था पाइप के माध्यम से, तो उसमें बड़ा समस्या होती थी और इसमें ब्लास्ट वास्ट होने की दिक्कत नहीं होती दोस्तों, इसलिए सेफ़ है थोड़ा है। अब बात करते हैं, अगर आप बिहार बोर्ड से हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको सारे कोर्स की सारी चीज़ें मिल जाएगी। दोस्तों आप और अपने साथियों सबको बताएं कि मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ गया है बिहार बोर्ड के लिए कक्षा 8वीं का सामाजिक विज्ञान। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते रहिए और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप बिहार बोर्ड से ही तैयारी कर रहे हैं और आपके लिए चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं तो आपका कमेंट बिल्कुल आना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आपको यूट्यूब पे हमारे वीडियो नहीं मिल रहे हैं, बिहार बोर्ड से संबंधित वीडियो, हो सकता है आपको एनसीईआरटी के वीडियो ज़्यादा मिल रहे हैं और बिहार बोर्ड के वीडियो ढूंढने में आपको परेशानी हो रही है, तो आपकी परेशानी का सोल्यूशन आ चुका है, क्योंकि उसका नाम है magnetbrains.com। दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट में जैसे ही जाएंगे वहां पर आपको मिलेगा इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर जैसे आप जाओगे वहां पर आप टॉप एक्सप्लोर करो, अपना कोर्स एक्सप्लोर करोगे, तो वहां पर जैसे नीचे जाओगे आपको दिख जाएगा आपका अपना बिहार बोर्ड, और बिहार बोर्ड पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने
क्लास के ऑप्शन आ जाएंगे। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8वीं, तो कक्षा 8वीं पर क्लिक करें और जैसे ही कक्षा 8वीं पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही कक्षा 8वीं के टीचर आपके सामने आ जाएंगे। और आपको किसी भी टीचर से अगर पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके नीचे लिखा हो वॉच नाउ पर करें क्लिक। और जैसे ही वॉच नाउ पर आप क्लिक करेंगे वैसे ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे वॉच ऑल वीडियोज़ के। अब आप यहाँ पर देखो, ये वीडियो की लिस्ट, यहाँ पर आपको और भी लिस्ट मिल जाएगी। और ये लिस्ट पर आप अगर किसी लेक्चर को पढ़ना है तो लेक्चर पर क्लिक करो, लेक्चर पर क्लिक करते से आपका लेक्चर हो जाएगा शुरू। अब मैं बताता हूँ इसका फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि YouTube पर कई बार बीच में ऐड आ जाते हैं और आपको डिस्ट्रक्शन हो जाता है, माइंड में कुछ नई चीज़ देखने का मन करता है। लेकिन पढ़ाई अगर कर रहे हो तो 100% पढ़ाई पर ध्यान होना चाहिए। इसीलिए यहाँ पर आप जब देखोगे तो आपको कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, कोई एड वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। अब आप अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को दी जाती है। और दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तो कृपया कॉमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे वीडियो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।